अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और उनको कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए क्योंकि हालात ही ऐसे हैं और उनको कॉन्फिडेंट बनाने में या उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने में जो सब हाथ है वो यकीनन उस अपोजिशन का हाथ है जिसने सेनेट में जब स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और वो पास भी हो गया और आपस में वो उलझ गए। शायद ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से आज टेलीफोनिक रब्ता किया है। बज़ाहिर तो उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कोविड हुआ हुआ है, लेकिन कोविड हुए हुए भी मेरे ख्याल है उनको एक हफ़्ता तो हो गया है कम अज़ कम। बहरहाल इत्तलात ये भी हैं दूसरी तरफ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को दोबारा से मैदान में यानी सियासी मैदान में उतारा जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि मफामत का बयानिया नहीं चल सका और अब दोबारा से मज़ामत का बयानिया चलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तो जो हम जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे वो तो आज खुलकर उनके सामने आया। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि मरीम नवाज हो या बिलावल भुट्टो, वो दोनों सियासी बौने हैं और उनको ये चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े मेयर का। ये मुल्क उनके हवाले नहीं किया जा सकता। आगे ज़रा बढ़ते हैं और बात करते हैं। जी, हमारे साथ जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MNA PTI के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक साहब आपके टाइम का। जावेद अब्बासी साहब, फॉर्मर सेनेटर PMLN के सीनियर रहनुमा। जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। तैमूर तालपुर साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंध, MPA PPP, कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। फ़ारूक हबीब साहब, क्या मैं ये अख्ज़ करने में गलत हूँ कि अपोजिशन की कमज़ोरी ने हुकूमत को एक ताकत बख्श दी है? वो जो कॉन्फिडेंस आज आप लोगों का झलक रहा है और एक दफ़ा असद उमर साहब तो सिंध तक को ले लेने की बातें कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमने तो कल अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है, अपोजिशन के ताउन का, कि उनके ताउन से कल जो है वो सेनेट के अंदर जो स्टेट बैंक के बिल का जो था वो बिल पास हो गया। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान को पहली बार तो IMF के पास नहीं गया, 22 बार पहले भी IMF के पास जा चुके हैं, 9 बार पीपल्स पार्टी लेकर गई है, 4 बार नून लीग की वजह से जाना पड़ा। और हमें भी कुछ जाने का शौक़ नहीं है, लेकिन उसकी वजूहात हैं वो आपके सामने हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मसला IMF के पास जाने का नहीं था, माजरत के साथ मसला ये था कि उनका कहना ये है कि आप स्टेट बैंक को आपने गिरवी रखवा दिया है और स्टेट बैंक को आपने बराए फरोख्त की प्लेट लगा दी। चले देखें ना, अब इसको इस तरह बयान कर लेते हैं कि अगर ये अपोजिशन का ये बयानिया था तो मुझे आप बताएं कि इतनी ना हिली अपोजिशन का कि जो है वो स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा था और अपोजिशन जो है वो चैन की नींद सोई हुई थी। वो कहते हैं ना, वो क्या मिसाल है, कहते हैं नीरू बांसुरी बजा रहा था और हर तरफ जो है वो चैन ही चैन था। मुझे मिसाल भी जो है वो याद नहीं आ रही पूरी, लेकिन समझने वाले जो है उसको समझने वाले समझ जाएंगे। देखें बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें, इनके तावन से जो है ये बिल पास हुआ। ये 2 महीने से शोर मचा रहे थे। गिलानी साहब को किसी की कुलखानी पे जाना पड़ गया। जब यही बिल असेंबली में पास हो रहा था तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को किसी ज़रूरी शादी के ऊपर जाना पड़ गया, वो किसी ज़रूरी शादी के ऊपर जाना पड़ गया था उनको। तो बात यह है कि ये कैसी अपोजिशन है जिस अपोजिशन के अंदर जब गिलानी साहब लड़ रहे होते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, तो उस वक्त कोई डबल स्टैंप कर देता है, कोई टिक की जगह क्रॉस लगा के आ जाता है, कोई जो है वो खाने की जगह बाहर करके आ जाता है। तो ये अपोजिशन की नाअहली है। तो इसका जवाब तो अपोजिशन खुद देगी, लेकिन अपोजिशन एक इल्जाम और भी लगाती है। वो कहती है जी ये में कॉलें आ जाती हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस दफा भी वो कॉल्स आई थी या नहीं आई थी। जावेद अब्बासी साहब, क्या हुआ? मतलब इतने लोग गायब और सिर्फ बात तो सिर्फ हम बेचारे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो जिनको कुल पे जाना पड़ गया था सिर्फ उनकी बातें कर रहे हैं। आपकी अपनी जमात के लोग गायब थे और भी दीगर लोग भी गायब थे, बल्कि JUIF के मोहम्मद तलहा महमूद साहब गायब थे। मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जावेद अब्बासी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप। देखिए, तो इसमें 2-3 चीजें देखने वाली। एक तो ये बहुत लेट रात को एजेंडे पे आया है और सुबह के टाइम जब इमरान उठे हैं तो उनको ज्यादातर ट्रेडिशन हमारे हाउसेस की ये हुई है कि जब बिल आता है तो उसको कमेटीज के पास भेज जाते हैं और कमेटीज के बाद इसलिए भेजते हैं कि वहाँ बड़ी डिस्कशन होती है, वहाँ अमेंडमेंट लाई जाती है, बिल को बेहतर बनाया जाता है। और ये भी इम्कान शायद था कि ये बिल आएगा तो ये भी कमेटी के पास भेज देगा। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये बिल एक ऐसा था जब अपोजिशन को चाहिए था कि उनके मेंबरान होने चाहिए थे
उन्हें पता था कि ये बिल किसी वक्त हुकूमत लाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारा उनका आपस में सख्त इस बिल के ऊपर नेशनल असेंबली में भी मुकाबला था, और ज़ाहिर सेनेट में हमारा ख्याल था कि हमारी तादाद ज्यादा है तो हम इसे रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पोजीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उन्हें, इमरान को वहाँ। सर जावेद अब्बासी साहब, माजरत के साथ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप ठीक कह रही हैं, हमेशा यही होता है, हर दफा यही होता है, अपोजिशन के बंदे कम पड़ जाते हैं, फिर आप कहते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कॉल्स आ गई थी। तो सर ये कॉल्स, अगर आपने बेड़ा उठा ही लिया है, बीड़ा कि आप इनको एक्सपोज करेंगे, आप जमहूरियत पसंद हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब रियाती हो गए हैं, तो जिनकी कॉल्स आई हैं वो भी सामने लेकर आ जाए, एक्सपोज करें। देखो जी, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है, मैं नॉलेज में ना हो तो मैं उसकी ना तरदीद करता हूँ ना तईद करता हूँ। इसका जिम्मेदार यूसुफ रजा गिलानी को ही ठहराते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के अक्सर लोग सिर्फ उनको कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि गिलानी साहब एक सिंगल पार्लियामेंटेरियन है, मैं नहीं समझता कि वो जानबूझ के ऐसा किया गया। मैंने बताइए कि उनको वो शायद आउट ऑफ स्टेशन थे। अगर जिम्मेदारी है तो सारी अपोजिशन की जिम्मेदारी है, और अगर गलती हुई है तो सारी अपोजिशन की हुई होगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोगों को शायद ये इम्कानात था कि ये बिल अगर आया तो कमेटी के पास चला जाएगा, इसलिए मेरा ख्याल है कुछ मेंबरान जो है वो पहुंच नहीं सके। सर वैसे आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, आई इंक्लूडिंग मी, नोबडी कैन बाय योर दिस आर्ग्यूमेंट, आई एम रियली सॉरी। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से हम वापस आते हैं। तो जरा तैमूर तालपुर साहब से कि जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, वो सिर्फ उनकी तबीयत पूछी या कल से जो एक मामला और एक उबाल उठा हुआ है उसको थोड़ी सी बिठाने की कोशिश की गई है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तैमूर तालपुर साहब, क्या आपने जवाब तलबी की सेनेट इलेक्शन के हवाले से? हम कल की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पास हो गया और सारी जो तोपों का रुख है यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ हो गया। बज़ाहिर तो ये हुआ कि जी उनको कुल में जाना था, बट आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कोई और भी जा सकता था। तो पार्टी सतह पर जवाब तलबी हुई है अभी? बिल्कुल हुई है। देखिए, मैं कुछ भी कहूँ या क्या भी हो, इट इज अ फैक्ट कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और उसमें अगर कोई कल्प्रिट है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क विदाउट वरिंग अबाउट कि कौन सी पार्टी से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से, किसी से भी है। राउंड द बोर्ड जो है इसकी इंक्वायरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मंगवाई है। पर इसमें थोड़ा ना ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो हमारी वहाँ पर मेजोरिटी है उसमें काफी हमारे पास ऐसे मेंबर्स भी हैं जो नून लीग या पीपल्स पार्टी से नहीं है, जिनका बैकग्राउंड जो है वो दूसरी जमातों के साथ था, पर उन्होंने फिर हमारे साथ खड़े हमें सपोर्ट किया। तो राउंड द बोर्ड इस पे एक इंक्वायरी बिलावल भुट्टो बैठाई है, एंड आई विल आई थिंक हियर वेरी सून अबाउट व्हाट वाज द इश्यूज एंड व्हाई दे डिडंट कम एंड हु डिडंट कम। तो मैं आपकी बात से ये समझने में सही हूँ कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब लास्ट मोमेंट पे या लास्ट आवर में 11th आवर में बैक ऑफ हो गए तो उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को भी एतमाद में नहीं लिया? नहीं जी नहीं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इन चीज़ों में बहुत सख्ती रखते हैं और बहुत स्ट्रिक्टनेस है उनकी। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन साहब से वो छुट्टी मांगे और चेयरमैन साहब छुट्टी दें, अनलेस कोई बहुत मेजर इशू हो, कोई उनकी तबीयत का इशू, कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो। तो मुझे बात नहीं, आप दो बातें कर रहे हैं ना तालपुर साहब। मुझे ये बताएं कि was it in the knowledge of बिलावल भुट्टो जरदारी के यूसुफ रजा गिलानी साहब is not going to attend the session yesterday, or it was not in his knowledge? No, it was not in his knowledge. There might be some emergency that might have occurred. There must be some health push issue if it's possible, but we did not know about it. The chairman did not know about it. अब मुझे जरा फर्रुख हबीब साहब, आप इस बात को आज जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी और वजीर इत्तलात साहब भी कह रहे थे कि सियासी बोने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम साहिबा पहले ये मेयर का इलेक्शन लड़े, तो जो आज के वजीर आजम हैं, आपकी पार्टी चेयरमैन, वो किस किस शहर के किस किस दौर के मेयर रह चुके हैं? नहीं, देखें फ़र्क है ना, 22 साल जदोजहद है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। और देखें 97 का हमने इलेक्शन लड़ा, हमारी कोई सीट नहीं थी। 2002 में हमारी एक सीट थी। 2008 में हमने अदलिया की बहाली के लिए असूलों पे बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी ने भी किया था, नून ने भी किया था, लेकिन इन्होंने हमेशा की तरह जो है वो पीठ में छुरा घोंपा और इन्होंने बाइकआउट ख़त्म करके इलेक्शन लड़ा। वो इनका फैसला था। वो 1 करोड़ 70 लाख वोट हमें मिले हैं, एक पूरी जिद्दोजहद है।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है आपकी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के आप वारिस हैं, लेकिन कोई थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्ट्रगल तो जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पता है जी, आप लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं, ये भी एक नर्सरी है, तो एक अच्छा मशवरा उन्होंने फ्राहम किया। और जाहिर बात है अगर कोई किसी किसी शहर सुन लेना, मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर लड़ूंगा। आपसे पूछ रही हूं, नहीं आपने लड़ा इससे पहले, I'm just asking for my information। सुन लेना, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर लड़ूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, ये नर्सरी है, और अगर कोई किसी शहर का मेयर भी मुंतखब होता है तो ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है, और मेयर का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और सिटी। आपके पास पूरे इख्तियारात होते हैं, तो उन्होंने उनको एक सियासी मशवरा ही दिया है, तो इसमें कोई बुराई जो है कोई नहीं है। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है जो आज मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन ने ही ऑपोजिशन के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है। हुकूमत के खिलाफ क्या अदम एतमाद इन्होंने करना है? ऑपोजिशन को गिराने पे लगी हुई है। आपको याद होगा कि जब ये पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब पहली बार अदम एतमाद लेकर आए थे, तो शहबाज शरीफ ने और बिलावल की आप तकरीरें पढ़ी होंगी, बड़ी जज्बाती तकारीरें इन्होंने फरमाई थी कि हम उनको काली भेड़ों को निकालेंगे जिन्होंने जो है वो हमारे खिलाफ वोट किया। उसके बाद गिलानी के इंतखाबात में किसी ने टिक लगाने की जगह क्रॉस लगा दिया, किसी ने डबल स्टैंप कर दिया, उस वक्त मामला ख़त्म हो गया। अब इनके अपने अपोजिशन लीडर जो है वो सामने नहीं आते, अब फिर इंक्वायरियाँ अदालतों की कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते हैं। ये अपोजिशन खुद अपोजिशन के लिए काफ़ी है, ये एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो नंबर 2 और नंबर 3 की है। हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज तो सारी हुकूमत की बातों पे आंखें बंद करके यकीन करने को दिल चाह रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन ने जो कुछ अपना उन्होंने चेहरा दिखाया है, इन्होंने सिर्फ एक्सपोज किया है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं आपको सुन ही तो रही थी सर, मैं आप ही को तो सुन रही थी। आज तो आपका अच्छा दिन है कि मैं अपने किसी ख्याल का इजहार नहीं कर रही सर, ये बड़ा अच्छा दिन है। मैं किसी ख्याल का इजहार कर दूंगी और सोशल मीडिया पे आपके लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर फूड ऑफ थॉट वो नहीं इशू। मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस हवाले से कि ये कोई ना कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ट्विटर भी खामोश हो गए हैं, जो अपोजिशन को जो है वो कहते थे कि भाई आप हुकूमत को गिराएं, वो कहते थे अब अदम एतमाद आ रही है, उनके ट्विटर भी खामोश हो गए हैं, उनकी उम्मीदें भी ठंडी पड़ गई। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ तो फिर मैं आपसे इस बात को जानती हूँ। इसमें कोई राय नहीं है कि चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उनकी अपनी कोई एसेट पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा, उनकी एसेट कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वो जो हमेशा से बात की जाती है कि मौरूसी सियासत, जिसकी वजह से वो जो ताज हुक्मरानी है वो आप लोग लेके खड़े हो जाते हैं कि औलादे के ही सरों पर रखा जाएगा। कभी निकलेंगे इस चीज़ से बाहर? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब, फ़ारूक हबीब साहब का कहना है कि कोई गलत मशवरा नहीं दिया फवाज में साहब ने, उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि जी पॉलिटिक्स की नर्सरीज होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, मेयर लड़ें, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है हम उन लीडर्स की जिनको आप ताज हुक्मरानी पहनाना चाह रहे हैं। एक तो हमें फवाद साहब की मशवरे की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये सियासी जमातों का अपना फैसला होता है कि वो अपने किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाएंगे। ये किसी दूसरे से राय लेने का ना तो उनको है और ना ही वो पूछती हैं। सर आपकी राय आपको अपनी राय देने का हक होता है। आप एक सवाल कर लीजिए, आप इतना बोलती हैं कि आदमी को बात ही नहीं करने देती। सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप जो ये बात कर रहे हैं, नहीं तो मुझे तो बताएं ना। नहीं सर, आपने कहा, सर एक सेकेंड ना, आपको शायद बुरा लग गया, आपने सिंपल ये कहा नहीं, आपने कहा हर पार्टी को राय का हक होता है, हर पार्टी का अपना हक होता है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर आप जैसे लोगों को भी हक होता है? बिल्कुल बिल्कुल हक है कि जब लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, उसके बाद फैसला होता है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। उस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी होती है वो बैठ के फैसला करती है, उस वक्त पूछा जाता है, और पार्टी की मेजॉरिटी किसके लिए इंतखाब करती है, ये सारी सियासी जमातों का फैसला। हमें कौन सा प्यार है कि हम कहेंगे PTI में कौन सा वज़ीर आज़म होना चाहिए? भाई जाहिर है इमरान खान साहब को उन्होंने मुंतखब किया है, काबीना उन्होंने बनाई है। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब है या जरदारी साहब है या
गिलानी साहब को कल वो बना देते हैं। इस तरह हमारी जमात में अगर शहबाज शरीफ साहब बनते हैं, मरियम साहबा बनती हैं, शायद ये जमातें फैसला कर सकती हैं। ये जमातों का हक है और ये सारी जमातों का हक है। हाँ, जमात के अंदर से लोगों को हक जरूर है कि अगर कोई जमात के अंदर लोग समझते हैं कि नहीं जी इसको नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल उनको राइट है, उन्हें अपने हक पर बोलना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए। और अंदर को और अगर अब आपको बुरा ना लगे तो सर सवाल कर लूं, अब बनता है? ओके, अब मुझे बताएं आपकी पार्टी में लास्ट टाइम इलेक्शंस कब हुए थे? किस चीज के? इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर। ये हर उसका एक मंशूर है, उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं। उस वक्त लास्ट इलेक्शंस कब हुए सर? मियां शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाया गया था। सूबों के इलेक्शन हुए तो सूबों के सदर बनाए गए थे। तो ये प्रोसेस है सारी सियासी जमातों में जो मुसलसल जारी रहता है। सर मैं से पूछ चाह रही थी लास्ट इलेक्शन आपकी पार्टी में कब हुए थे? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन मुझे ये याद है कि इलेक्शन हुए थे। जो ही उसकी डेट नजदीक आएगी तो दोबारा इलेक्शन अनाउंस होंगे। और आज सियासी जमात का एक सीनियर होता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं और वो सियासी जमात के लोग जो है वो आकर उसके लिए वोट करते हैं, जो उसकी जनरल कौंसिल होती है। चले मुझे डेट एग्जैक्ट याद। ठीक है। तालपुर साहब, आज असद उमर साहब जब कराची में थे तो वो भी काफ़ी गरजे बरसे हैं। उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी के स्पेशली हवाले से, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास ना सूबाई हुकूमत बचेगी ना मुकामी हुकूमत बचेगी। जो कोई पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है लोग सूद समेत लौटाएंगे। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जिसकी मैं शुरू में बात करी थी, जो अब रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या पीपल्स पार्टी को कोई खतरा है इस पीटीआई से आने वाले दिनों में? देखिए जी, ये कोई उनका असद उमर साहब की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, क्योंकि जिसका लीडर बताता हो कि 40% कनेडियंस को जो भूखे सोते हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जिसका लीडर जो कहे कि मैं अगर हुकूमत से हट गया तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो जब लीडर कोई पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम क्या उस पर रख सकते हैं मयार जो कहते हैं इनके ऐसी बातों पे। आपने देखा इनकी हालत क्या हो गई है। इन्होंने गवर्नमेंट में होते हुए, नादिया दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने गवर्नमेंट में होते हुए, फेडरल गवर्नमेंट रखते हुए 14 में से 12 बाई इलेक्शन हारे हैं। तो आप सोचें अवाम इनके कितने खिलाफ हो गई है। ये जो कहते हैं हमारा गढ़ केपी के है, और केपी के में जो इनके फेवरेट डिस्ट्रिक्ट थे ना, जो इनके बड़े बड़े वजीर जहां से थे, वहां पर इन लोगों ने इलेक्शन कराया। उस इलेक्शन का रिजल्ट भी लोकल बॉडीज का आपने देख लिया, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये पहली बार और आखिरी बार आए थे। और वैसे भी जरदारी साहब कहते हैं कि ये जरा सस्ते वाले वो करता है, तो इनकी बातों पर ज्यादा जो है आप गौर ना किया करें। तो वी डोंट वेरी वरी अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। हकीकत आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है। और आज किसी से भी पूछ ले पंजाब के अंदर जाके कि जो अगला इलेक्शन आना है वो मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का होगा। ये पीटीआई के पट्टे बैठ चुके हैं, दे आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स। आप आज देखें ना आप क्या हो रहा है, पंजाब की बात कर रहे हैं, क्या होगा। आप पंजाब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पंजाब में जो अगला इलेक्शन होगा वो पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा। जिस तरह आपने देखा भी लाहौर का मुकाबला हुआ पीपल्स पार्टी का और इसका, ये छुप कर तरीकेकार से अपने नाम निकलवाकर मुकाबले में नहीं आ सके। उनको पता था कि इनका ऐसा गंदा रिजल्ट आना है कि वो इलेक्शन में खड़े ना हो सके। और जनरल इलेक्शन में तो आप सोचें क्या होगा। आज तो ये हुकूमत में होते हुए, ये अपने इदारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ये इस तरह फेल होते जा रहे हैं, इलेक्शन हारते जा रहे हैं। अच्छा, तो यू कैन इमेजिन ये बात जो आप कर रहे हैं, ये जो आप पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो चले आप तो अपोजिशन है ना, उनके अपने गवर्नर पंजाब ये बात कर रहे हैं फरूख हबीब साहब। अगर मेरा ख्याल है इनकी बात को तो आप शायद सीरियस ना लें, मगर मेरा ख्याल है अपने खुद के गवर्नर चौधरी सरवर साहब की बात को सीरियस तो ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वो कहते हैं कि लाहौर में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगी अगले इलेक्शन में, और बल्कि पीपल्स पार्टी पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही है। आपके लिए लम्हे फिक्रिया है? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी का तो वो होता ये है कि इनके जो वोट निकलते हैं जहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार हो, अभी हालिया दिनों में खुशाब में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो जितने आजकल बाबर आजम के स्कोर निकलते हैं क्रिकेट के अंदर, उतने इनके वोट निकलते हैं। कभी 200, कभी 150, 250, 300, इससे ज़्यादा तो इनके वोट नहीं है। वो तो माइक्रोस्कोपी लगा के जो है वो वोट इनके ढूंढने पड़ते हैं। वो जरदारी साहब ने इनका काम कर दिया था, वो अकेले ही काफ़ी हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हम तो आज ये बात फैक्ट से साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है
जो वफाक की जमात है। आप देखें कि PMLN के पास, आप KPK में देख लें, आप पीपल्स पार्टी का KPK में आप रिजल्ट देख लें ना, अभी हालिया दिनों में जो मेयर के इंतखाबात हुए थे, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे वहाँ खड़ा करने के लिए। ये दूसरे, ये नीचे से यानी 9वें 10वें नंबर पे आने के ऊपर छलांगे लगा रहे थे। आप ये देखें कि इनका वहां पर पार्टी खत्म हो गई, बलूचिस्तान में खत्म हो गई। मैं तो कह रही हूँ आप इनकी बात को AJK में, AJK में GB में खत्म पंजाब की बात करें। नहीं देखें, चौधरी सरवर साहब ये बात कह रहे हैं। देखें मुझे नहीं पता चौधरी साहब ने जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की। मैं तो आपके सामने जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को रख रहा हूँ। देखें, मैं किसी की पर्सनल बात की एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये तो एक तयशुदा फैक्ट है कि PTI जो है वो वाहिद वफाकी जमात है जिसके हर जगह वोट बैंक है, हर जगह पर उम्मीदवारान हैं। और आप पंजाब में हमारी हुकूमत, KPK में हम हुकूमत, वफाक में हुकूमत, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत, AJK GB में हुकूमत, सिंध में हम अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। अब आप ये देखें, जो सिंध के अंदर अगर आज वहाँ के हारी को, लोगों को पुलिस के जुल्म से आज़ाद कर दिया जाए, वो लोग इनको वोट नहीं डालेंगे। वहाँ इन्होंने कितना दबा के रखा। आप लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पे कैमरा लेके निकलती हैं ना, वोट करती हैं। नादी आप जाएं, आप जाकर देखें, लाड़काना के अंदर से आपको आवाज़ें आएंगी, जहाँ लाड़काना की गलियों के अंदर जहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर इलाज के लिए कोई सेहत कार्ड नहीं है उनके पास। यहाँ तो हम सेहत कार्ड लेकर आए हैं ना, सुन ले जरा, सुन ले। बिल्कुल, आप सेहत कार्ड लेकर आए, हम सेहत कार्ड लेकर आए हैं। लाड़काना के अंदर से आवाजें आएंगी। मसला यही है कि सिंध वाले आवाज ही नहीं उठाते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं देखें, ये अलमिया नहीं है। आप उनकी आवाज़ बने ना, आप जब उनकी आवाज़ बनेंगे, मैं कहता हूँ आप हर जगह जाएं अपना कैमरा लेके, ये आपका राइट है। लेकिन आप सिंध की सड़कों में जाएं, वहाँ पर उनके गोठों में जाएं, वहाँ जिस तरीके से जो हारी का पानी चोरी करते हैं इनके वडेरे, डायरेक्ट कैनालों से कनेक्शन दिया हुआ है, अपने 500-500 2-2 हज़ार मरब्बों को पानी दे रहे हैं। वहाँ पर टैंकर माफिया, वहाँ पर जखीरा अंदोज माफिया, सारे माफियाज को परवान वहाँ चढ़ा रहे हैं। और 20-20 अरब ये है कि उसके बावजूद इनको वोट पड़ते हैं। सुन लेना, नहीं वोट नहीं पड़ते। 20-20 अरब रुपए, ब्रेक लेने दे, सुन तो लेना, 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। ब्रेक लेने दे। अच्छा, ब्रेक लेने दे। ब्रेक से वापस आती हूँ। कुछ ये भी है कि अगले महीने यानी मार्च के महीने से या फरवरी के एंड से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दोबारा से सियासत में प्रॉपर तरीके से उनको लॉन्च किया जा रहा है, या उनकी एंट्री होगी। तो इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाए हैं? और दूसरी बात यह कि क्या मफाहमती बयानिया एक दफ़ा फिर फेल होने जा रहे हैं, जो फिर आगे मफाहमती बयानिया चलेगा? शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जावेद अब्बासी साहब से जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, जो फैसले ऐवानों में करने थे, जो लेजिस्लेशन आपकी पार्लियामेंट कर रही होती है, सेनेट कर रहा होता है, वहाँ पे आप वो रोक नहीं सके, और फिर अब आप लोग इंदिया दे रहे हैं कि आप अदालतों में ले जाके चैलेंज करेंगे, तो ये कोई अच्छी रिवायत है? माफ कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप लोग फैसले, लेजिस्लेशन आप लोगों को सेनेट हाउस में करनी चाहिए थी, जहां आप लोग नहीं कर सके, आपके एक वोट से बिल पास हो गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंदिया दे रहे हैं कि इस बिल को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में, तो ये कोई अच्छी रिवायत है या इसमें सीरियसनेस है पीपल्स पार्टी की? देखें जी, बात यह है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और हमारे पास जहां पर अक्सरियत थी, किसी वजह से एक वोट कम हुआ, तो ये हमारा राइट बनता है कि हम कोर्टों में जाएं। हम PTI की तरह कोई धरने नहीं देंगे, हुकूमतों के खिलाफ रास्ते बंद नहीं करेंगे। हम जो है जाकर और कोर्ट से अपना राइट मांगेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि अब इमरान खान को तो यहाँ पर कोई राइट ही नहीं रहने का। जो प्राइम मिनिस्टर सारी जिंदगी 1 लाख से 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स देता था, आज वो 98 लाख दे रहा है। मुझे जरा समझाएं, कौन से कानून के खजाने उनको मिल गए, कौन सी उनको मिले गिफ्ट हो गई? पहले तो समझ में आता तो पूरा ATM जो गैंग था इनका, उनके खर्चे पे चढ़ते थे, पर अब तो मेरे ख्याल से वो इतना पैसा आ गया कि अब ATM को भी चला सकते हैं। अभी आप बात करें सिंध हुकूमत की, गुर्बत का हाल देखें, अल्लाह करे, कोई खुदा का खौफ करे। तालपुर साहब, माजरत के साथ मुझे एक सिर्फ जवाब दें। आप अदालत जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से ये हुकूमत नहीं चल रही, तो क्या अदालत में फैसला होगा कि हुकूमत इनको हटा दे? अदालत में तो हम इस सेनेट के बिल के खिलाफ जाएंगे ना। वी आर गोइंग टू द कोर्ट्स फॉर दैट। आर यू रियली सीरियस? यू मीन इट? कि आपने वाकई जाना है, ये फैसला कर लिया है, या इस सिर्फ एक सियासी बयान है? हमारी जो लीगल टीम है वो अपनी वर्किंग कर रही है। नाइक साहब को हमने ये जिम्मेदारी दे दी है, और वो दूसरे भी जो है वकला उनके साथ मशवरा कर रहा है। वी आर ऑन इट ऑलरेडी, द टीम इज वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी।
अच्छा ठीक है जावेद अब्बासी साहब, पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, क्योंकि आई हर्ड कि दोबारा से आपको 19 जो है वो आपका टेस्ट रिसेंटली पॉजिटिव आया, यू आर नॉट फीलिंग वेल एज वेल। तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ एंड यू टेक प्रॉपर रेस्ट। जावेद अब्बासी साहब, इज़ इट रियली ट्रू कि मरियम नवाज साहिबा दोबारा से सियासत में उसी गनगरज के साथ इन हो रही हैं और एक दफ़ा फिर मज़ामत का बयानिया सामने लेकर आएंगी, मफामत का बयानिया नहीं चला? लेकिन वो पहले भी सियासत में थी, वो एक लगे के लिए भी पीछे नहीं हटी है, वो बिल्कुल पार्टी मीटिंग भी होती रही है, या पीडीएम की मीटिंग से भी होती रही है, बाकी सारी चीजें भी होती रही है, बात प्रेस से भी बात करती हुई है, वो तो बिल्कुल पूरी तरह पहले भी एक्टिव थी, वो अब आगे भी एक्टिव रहेंगे। और हमारे अंदर पार्टी का जो फैसला है वो कोई यहाँ हमारे अंदर दो बयानियां है ही नहीं है, एक ही बयानिया है। बयानिया ये है कि इस मुल्क जो हालात है वो बड़े खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत बढ़ रही है, गवर्नेंस के बड़े इशू है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, तो जो आम आदमी की जिंदगी गुजारना है वो बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किलात है, बहुत तकलीफ है। और फिर आपने देखा कि IMF के कहने पर जिस तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन हो रही है, जिस तरह सॉवरेनिटी पाकिस्तान की कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये बहुत दर्दनाक इशू है जिसकी वजह से सारी आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। उनकी परेशानी मद्देनजर रखकर सारी अपोजिशन एक इकट्ठी हुई है। जावेद अब्बासी साहब, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपको ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन आपको भी पता है कि जो दर्दनाक तस्वीर सर आपने पूरी खींची है, उसके फैसले सड़कों पे नहीं होने होते, उसके फैसले पार्लियामान में होने होते हैं। अगर आपको इनको हुकूमत से बाहर निकालना है तो आपको आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होगा, या तो आपको इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी होगी, या फिर आप सारे के सारे इस्तीफे दें और असम्बली से बाहर हो जाए। ये सब कुछ जो है वो जलसे जुलूसों से और लॉन्ग मार्च से इनसे नहीं होता, यू नो वेरी वेल। और अदम एतमाद लाने वाली पोजीशन में अब आप लोग रहे नहीं है। देखिए जो आप कह रही हो ये ठीक कह रही है कि आईनी तरीका है और हम कोई गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम नहीं करेंगे। आईनी इकदाम यही है जिसका आपकी तरफ से निशानदेही किया, लेकिन आप जानती है कि हुकूमत के पास अभी इतनी तादाद है इसलिए उनकी हुकूमत कायम है। हम कोई गैर आईनी इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है, हमको ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम इंस्टीट्यूशन पर हमला करेंगे, हमने आवाम को सामने केस लेके जाना है और इस मुल्क को मजबूर करना है कि ये जल्दी इलेक्शन करवा दे, ताकि इस मुल्क की जो इकॉनमी बहुत खराब हो गई है, जो इसके बड़े सीरियस इशू है गवर्नेंस के, उनको ठीक किया जाए, वरना इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाए पाकिस्तान की आवाम बहुत मुश्किलात। और इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट खुद PTI को भी पे करनी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फारूक हबीब साहब, उन्होंने पे किया खैबर पख्तूनख्वा में, एग्जैक्टली पे किया, एग्जैक्टली पे किया। ये कुछ भी उसका नाम देते रहे, वहाँ के इनके लोगों ने कहा कि महंगाई वाज द वन ऑफ द मोस्ट रीजन। और जो परवेज खट्टर साहब ने और नूर आलम बातें कह रहे हैं, वो बातें इनके हर एमएनए की जुबान पे है, अगर वो वजीर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक हबीब साहब, एक तरह से तो आप लोग रिलैक्स हो जाए कि इस ऑपोजिशन ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, चले ठीक है नहीं बिगाड़ना, लेकिन सर आगे जाके आपने अवाम को तो फेस करना है ना, उनको तो उनके आगे तो आप आंसरेबल हैं। मुझे बताएं कि क्या गवर्नमेंट के अंदर, और मैं ये इस बात पे भी मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि गवर्नमेंट के अंदर ये सोच पाई जाती होगी और ये बातें कर रहे हैं जो जैसे परवेज खटक साहब ने की है, लेकिन इसके लिए आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है, क्या हो सकती है? अवाम को रिलीफ, अवाम के मुश्किलात में कमी, उनके लिए आसानियाँ, महंगाई में कमी। ये देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि अब हमारी तरजीहात तो जो है वो आवाम है और हम आवाम के लिए ही मंसूबे लेकर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, हमारा हेल्थ कार्ड है, बड़ा बेहतरीन मंसूबा है। वो लोग जिनको इलाज के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते थे या उनके पास पैसे नहीं थे, इलाज नहीं करवा सकते थे, ये उनकी सहूलत के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा आया है और इसको कोई अपोजिशन भी इस मंसूबे को निगेट नहीं कर सकती। ये एक उनकी सहूलत के लिए है। जहाँ तक रहेगी बात महंगाई का हमें बिल्कुल एहसास है, हमें पता है कि हमारी जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर इसका बोझ आया है, लेकिन इसके अंदर शेयर जो है वो आलमी सतह की महंगाई का भी है। महंगाई का शोर पूरी दुनिया के अंदर है, तो हम पूरी बात बताएं लोगों को, उसके बावजूद हमें एहसास है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, $40 वाला $90 पे पहुँच गया है। अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एहसास राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके तहत 2 करोड़ लोगों को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। उसका बेनिफिट उनको पास ऑन किया जा रहा है। ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी एहसास राशन प्रोग्राम में, क्योंकि हम तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएशन हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल रहा है,
बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। आज आप देखें बड़ी बड़ी फर्म्स ने तनख्वाहें बढ़ाना शुरू कर दी। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जब तक एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, एक आम आदमी की जो रोटी की कीमत कम नहीं होगी ना, उस वक्त तक आपके बड़े बड़े काम कहीं काउंट नहीं होंगे। माजरत के साथ आपने हेल्थ कार्ड की बात की फारूक हबीब साहब, हमने आमदन बढ़ानी है। एक सेकेंड, हेल्थ का आमदन बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है। आपने सिर्फ करप्शन बढ़ाइए, सिर्फ और सिर्फ करप्शन बढ़ाइए। 117 से 140 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 4 दिन पहले ही आई है। तालपुर साहब, ये सिंध, ये जो हेल्थ कार्ड है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये सिंध वालों को उसकी जरूरत क्यों नहीं है, जरा मुझे आज समझा दें। ये हेल्थ कार्ड नहीं, ये करप्शन कार्ड है, और जहां जहां पर ये इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पर जितनी बुराइयां पब्लिकली आपने सुनी होंगी, इसकी वो आपके सामने, आप सोशल मीडिया पे देख लें। इनका हेल्थ रजिस्टर गिमिक, अगर काम हेल्थ में हो रहा है तो वो सिंध में हो रहा है। इनके पीटीआई के एमएनएस के फुटेजेस आके एनआईसीवीडी में खुद आके अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। तो हमने एनआईसीवीडी में तो मेरा ख्याल है सिर्फ हार्ट पेशेंट्स, हार्ट के डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं ना। अब सारी दुनिया को सिंध वाले सिर्फ दिल पकड़ के तो नहीं बैठे ना सर। नहीं, आप ये बात ना करें, आपको मानना पड़ेगा हुकूमत सिंध ने जो काम किया है। आपकी साइबर नाइफ मुझे बताएं, कौन से सूबे में मुफ्त साइबर नाइफ का इलाज हो रहा है? कैंसर पेशेंट्स, मैं मानती हूँ साइबर नाइफ भी मैं मानती हूँ, एनआईसीवीडी में मानती हूँ, लेकिन मसला ये कि और भी बीमारियां भी आप मानती हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को आप मानती हैं? सर कितनी, एक सेकंड, दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। आप मुझे बताएं कौन सा आबादी है कराची की? काम नहीं हो रहा है। आप छोड़े, कराची की आबादी कितनी है? 3 करोड़। सर कराची की आबादी कितनी है? 3 करोड़। बिल्कुल होगी 3 करोड़, शायद ज्यादा होगी। हॉस्पिटल्स आप मुझे 3 गिनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप मुझे 3 गिनवा रहे हैं। हेल्थ कार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। माफ कीजिएगा नाजिया साहब, आप जो यूर गोइंग रॉन्ग देयर। ये आप हमारे हेल्थ सिस्टम को चैलेंज कर नहीं सकती। मैं आपको इनवाइट करता हूं, अपनी टीम ले आके मैं आपको दिखाता हूं जिस स्पेशलाइजेशन के लिए आपको इलाज चाहिए, आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। और ये 5 लाख 10 लाख नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट्स के ऊपर करोड़ों रुपए भी खर्च होता है, तो हम उसका करते हैं। कितने हॉस्पिटल्स हैं सर? टोटल हॉस्पिटल्स कितने? हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 हर किस्म के स्पेशलिस्ट। कराची की तो आप बात ही छोड़ दें, कराची इज नाउ स्टेट ऑफ आर्ट। हमारा जिना को जितना हमने इंप्रूव किया है। 3 हॉस्पिटल हैं कराची के, 4 हॉस्पिटल हैं जिसमें 3 करोड़ की आबादी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फारूक हबीब साहब, ये हेल्थ कार्ड जो है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल होगा। हेल्थ कार्ड कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेने कोई तैयार नहीं है। नोबडी इज रेडी टू डू इट। सुन तो लेना। चले सर, सुनने का टाइम माजरत के साथ 1 लाइनर दे दे प्लीज फारूक हबीब। देखें हेल्थ कार्ड को जो है कोई सकता, इससे सारे फायदेमंद होंगे। पीपल्स पार्टी भी ठीक है, इनके फायदे इनको समझाइएगा ताकि इनको कन्विंस कर सके। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, तालपुर साहब आपका भी, जावेद अब्बासी साहब आपका भी। मेरे से कोई इजाजत नहीं, चला हाफिज।